Assalamualaikum students. Today we will start chapter 15, homeostasis. होम्योस्टेसिस की डिटेल में जाने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि इन्वायरमेंट्स क्या है। एक ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग में रह रहा होता है वो उसका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, या दो टाइप्स हम कह सकते हैं, दो फॉर्म्स कह सकते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल का वर्ड शो कर रहा है कि बॉडी के ये कोई चीज बाहर की है, ठीक है। तो बॉडी के बाहर का जितना सराउंडिंग है, जितनी सराउंडिंग है, उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज the protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment is called homeostasis. Harms नुकसानात को कहते हैं, fluctuations changes को कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल बॉडी को बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो चेंजेस आ रही हैं उसके नुकसानात से बचाने का नाम है होम्योस्टेसिस। मसलन बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर की इन्वायरमेंट है ना, तो ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आती हैं कि जिसकी वजह से वो सरवाइव कर लेते हैं, या वो क्या एडॉप्ट करके सरवाइव कर लेते हैं। मसलन स्वेट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, वो सारे सिस्टम्स कि बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट बाहर की चेंजेस की वजह से अफेक्ट ना हो, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब जिस तरह आपका टेम्परेचर है, आपने कोई ऐसी चीज खा ली है जिसमें ब्लड पीएच लेवल ज्यादा हो गया है, वाटर का बैलेंस है, आपके ब्लड प्रेशर का बैलेंस है, ये सब चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं बॉडी, ठीक है। अब हम ऑस्मो रेगुलेशन को देख लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? Osmoregulation is a mechanism of regulation generally between organism and its environment of solutes and the gain and loss of water. अब आप इस को अगर आप देखें, रेगुलेशन क्या है? किसी चीज को रेगुलेट करना। जब भी ऑस्मो का वर्ड आता है तो वो वाटर के बैलेंस के बारे में ही बात होती है, वाटर के बारे में ज्यादातर बात होती है, ठीक है। अब ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के अंदर सोल्यूट्स का और वाटर का बैलेंस रहे, ठीक है। सोल्यूट आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सोल्यूशन बनाते हैं तो वाटर आपका ज्यादातर सॉल्वेंट होता है, और अगर कोई आपने केमिकल डाला है, वो फॉर एग्जांपल आप शुगर मिक्स कर रहे हैं तो शुगर उसका सोल्यूट है। उन दोनों का बॉडी के अंदर सोल्यूट्स का और वाटर का बैलेंस, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है? हमें पता चल गया था कि ऑस्मो का वर्ड आया है, इट इज रिलेटेड टू वाटर बैलेंस। अब जब थर्म का वर्ड कहीं आता है, इट इज रिलेटेड टू हीट, टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके अगर हम नाम को देखें तो इट इज शोइंग द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर within a tolerable range is designated as thermoregulation. Designated the word designated, you can write defined. टॉलरेबल रेंज का मतलब क्या है? वो रेंज जो कि बेयरेबल है,
बॉडी के लिए मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अब बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर की मेंटेनेंस, ठीक है, उसे हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं हमें फीवर हो गया, राइट, और वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक मेंटेन टॉलरेबल रेंज में रखना पड़ता है ताकि बॉडी की फंक्शनिंग सही रहे, ठीक है। इन सम केसेस आई विल बी यूजिंग द वर्ड ऑर्गेनिज्म, तो कभी अगर मैं कह रही हूँ हमें, तो इट ऑल्सो मीन्स दैट इट अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम थर्मोरेगुलेशन की डिटेल आगे भी पढ़ेंगे कि उसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या है, वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कौन कौन से रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द डेफिनेशन। एक्सक्रीशन क्या है? The process in which nitrogenous wastes are removed from the body is called excretion, ठीक है। बॉडी के अंदर से वेस्ट का निकल जाना, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, नाइट्रोजन भी अगर बॉडी में ज्यादा है तो इट हैज टू बी रिमूव्ड, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, मेंटेनेंस हो रही है, थर्मोरेगुलेशन हो रहा है, आपकी ऑस्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, कोई ना कोई सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि ये सिस्टम हमारे पास मेंटेन हो सके। ये हम सबको पता है कि हमारे पास मेजर कंट्रोल सिस्टम हमारा ब्रेन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। और ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप देखें कि हमारे जो कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू ये सारी कंट्रोलिंग हो रही होती है, उन्हें हम फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं कि वो कैसे है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके पास टर्म्स आएंगी जो आपको पता होना चाहिए। स्टिमुलस क्या है? बाहर से कोई भी चीज बॉडी को अफेक्ट कर रही है तो वो स्टिमुलस है, ठीक है। मसलन अगर मैं बाहर की बात करूं, मसलन लाइट आपकी आंखों पे बहुत तेजी से पड़े, बहुत शार्प लाइट हो, तो द लाइट, इसमें लाइट आपका स्टिमुलस है। अगर हम सेल की बात करें, अंदर की बात करें बॉडी के, फॉर एग्जाम्पल आपके सेल के अंदर कोई केमिकल रिलीज हुआ है सेल के बाहर, ठीक है, तो वो सेल के लिए स्टिमुलस है, ठीक है। तो स्टिमुलस कोई ऐसी चीज जो बाहर की चीज, ठीक है, जो कि आपके या सेल के या ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में, उसके सिस्टम में चेंज लेके आए, ठीक है। अब रिसेप्टर क्या है? मैं अपनी आय वाली जो आपकी एग्जांपल है उसी को लेके सारा आपको एक्सप्लेन करूंगी, कीप दैट इन माइंड। अब रिसेप्टर क्या है हमारे पास? हमारे पास रिसेप्टर है वो चीज, वो ऑर्गन जो डिटेक्ट कर रहा है आप स्टिमुलस, ठीक है। लाइट आई है तो मेरे आई ने डिटेक्ट की है, राइट। आई के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो कि लाइट की तेज इंटेंसिटी की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने मैसेज फिर आगे भेजना है, ठीक है। अगर बहुत तेज लाइट है, रिसेप्टर डिटेक्ट नहीं करता और हम आंख खोले रखते हैं तो इट कैन बी डेंजरस। रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया चेंज को, ठीक है, दिस इज द रिसेप्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इनपुट। इंफॉर्मेशन आपकी रिसेप्टर तक आ गई तो कोई फायदा नहीं है अगर उसको आगे ना पहुंचाया जाए ब्रेन तक, जो कि बेसिक कंट्रोल है, ठीक है। तो एफरेंट पाथवे जो लेके जाता है पास मैसेज को, उसे हम एफरेंट कहते हैं। जो वापस आपको आगे मैं आपको बताऊंगी जो इफेक्ट देता है, दैट इज इफरेंट। कंट्रोल सेंटर पे वो मैसेज ले आया, ठीक है, रिसेप्टर की वजह से कुछ न्यूरॉन्स वगैरह आपकी मैसेज ले आई कि लाइट बहुत तेज है, वो आंख में लग रही है, ठीक है। अब इस
कंट्रोल सिस्टम ने, विच इज ब्रेन, ऑर्डर दिया कि आप ऐसा करें, आंख बंद करें। आपकी आंख में लाइट पड़ती है तो आप एकदम से आंख बंद करते हैं, तो ब्रेन ने आपको मैसेज किया, कंट्रोल सिस्टम ने। तो फिर क्या हुआ कि वो आउटपुट मैसेज लेके गए इफेक्टर्स तक, मेरे आंखों के मसल तक गए, ठीक है, मसल तक गया कि वो एकदम से बंद हो जाए, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली ऑल द साइकिल। लेकिन मैं आपको ये, अगर हमने एग्जांपल देके बता रही थी, इसके बाद आप आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से इन्वॉल्व होती हैं। आपको ये कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे स्टिमुलस आता है, कैसे रिसीव होता है और उसको रिस्पॉन्स अफेक्टर्स करते हैं, ठीक है, और वो दोबारा से बैलेंस में आ जाता है, ठीक है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म, मैंने आपको पीछे भी एक वर्ड यूज किया एक सेंटेंस में। वैसे फीडबैक क्या होता है? किसी चीज का हम फीडबैक कहते हैं कि फीडबैक है, फीडबैक है कोई चीज हुई है, अब इसके बाद क्या करना है या आप क्या समझते हैं क्या है, ठीक है। तो बेसिकली फीडबैक क्या है? डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जो हमने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा पीछे, वही सारा जो वर्किंग है, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। चेंज हुई है, सिग्नल अफेक्टर को गए हैं ताकि रिस्पॉन्स किया जाए, ठीक है। तो वो सारे सिस्टम को हमने कहा कि ये फीडबैक। अब हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव फीडबैक is a process in which the end product of an action causes more of that action to occur in feedback loop. This amplifies the original action. Positive को अगर आप वैसे भी देखें तो वो एडिशन, राइट। तो पॉजिटिव फीडबैक में ये होता है कि अगर कोई रिस्पॉन्स हो रहा है तो जो आपका अफेक्टर है वो दोबारा से मैसेज भेजता है कि ये वाली चीज और चाहिए, आप और करो, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा अंदाजा हो जाए। आपके जो वूंड लगा है, ठीक है, कट लग जाता है, वूंड जख्म को कहते हैं। तो वहां से जब वूंड लगता है तो टिश्यू कुछ केमिकल्स रिलीज करता है कि अब मुझे जो है मेरा टिश्यू डैमेज है, प्लीज इसको रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो वो केमिकल रिलीज करता है कि प्लेटलेट्स एक्टिवेट। प्लेटलेट्स क्यों एक्टिवेट होते हैं? क्योंकि वही प्लेटलेट्स होते हैं जो कि आपकी पूरी वूंड की क्लॉटिंग करते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं। केमिकल रिलीज हुआ कि प्लेटलेट एक्टिवेट हुई। जब प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए तो प्लेटलेट्स ने भी केमिकल रिलीज किया, ठीक है। और केमिकल रिलीज जब प्लेटलेट ने किया तो उस वक्त तक वो केमिकल जब रिलीज हो रहा है तो वो दोबारा से इसको मैसेज दे रहा है कि अभी पूरी तरह से वूंड जो है वो रिपेयर नहीं हुआ, आप और केमिकल सेंड करो, आप और केमिकल सेंड करो। तो वो और केमिकल आता जाता है और प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते जाते हैं जब तक वूंड की क्लॉटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। जब वूंड की क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये मैसेज ऑपोजिट जाएगा कि अब मुझे और केमिकल नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन वुंड क्लॉटिंग के दौरान जब तक प्रॉपरली नहीं हो जाती, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। ये जो एंड रिजल्ट है वो खुद स्टार्टिंग को कह रहा है मुझे इसी प्रोसेस को तेज करो, मुझे इस प्रोडक्ट का रिजल्ट और चाहिए, ठीक है। अब हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव फीडबैक ऑपोजिट है positive feedback in. Negative feedback is a type of regulation in biological systems in which the end product of a process in turn reduces the stimulus of that same process. Negative में क्या है? Negative वैसे क्या होता है? कम होना, ठीक है।
तो यहाँ पे किसी प्रोसेस का, बायोलॉजिकल सिस्टम का जो एंड प्रोडक्ट होता है, वो स्टार्ट के प्रोडक्ट को मैसेज देता है कि अब मुझे और रिक्वायर्ड नहीं है ये चीज, अब आप इसको प्रोड्यूस करना बंद कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल आप देख लें, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा गया तो जो सेंसर्स हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर कोई ना कोई सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो स्किन और ब्रेन में सेंसर्स हैं या स्किन में सेंसर्स हैं, उन्होंने देखा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मी की वजह से। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेंसर ने सेंस किया स्टिमुलस को और उसने कंट्रोल सिस्टम विच इज ब्रेन वहां पे मैसेज भेजा कि अब इसको कम करना है। उसने क्या किया, ब्रेन ने स्वेट ग्लैंड को मैसेज किया, मैसेज भेजा अब कि आप अब स्वेट प्रोड्यूस करें ताकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाता है तो स्वेट ग्लैंड दोबारा से मैसेज भेजते हैं, मैसेज भेजा जाता है कि अब और रिक्वायरमेंट नहीं है, टेम्परेचर इज नॉर्मल। ठीक हो गया, ओके मूविंग ऑन। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बता दूं, आई हैव ट्राइड कि आपकी बुक का मटेरियल ज्यादा से ज्यादा आपको मैं दूं, लेकिन कुछ चीजें जो आपके बुक में प्रॉपरली रिटन नहीं है, स्पेसिफिकली डेफिनेशंस, तो वो आप देख लीजिएगा, वो आप इस वीडियो से ले लीजिएगा। स्टॉप करें वीडियो को थोड़ी देर और उसके बाद उसको आप अपने नोट्स में लिखें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है आपने नोट्स बनाने हैं, एक प्रॉपर एक फाइल बना लें, एक रजिस्टर बना लें जिसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है लेक्चर वाइज। ठीक है, और उसमें आप डेफिनेशन जो आपको मिलती जाती है वो लिखिए, जो नोट्स जो लेक्चर आप पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं आप वो लिखिए। कुछ डायग्राम आपको यहाँ से मिल जाएंगी जो आपकी बुक में नहीं होंगी, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। और जो असाइनमेंट्स आपको दी जा रही है, मतलब आपकी एक असाइनमेंट तो हर चैप्टर में है कि आपने मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू बनाने हैं। ठीक है, हर लेक्चर में से एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज और जिस हद तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं आपने बनाने हैं, नॉट लेस देन 15 से ज्यादा ही होने चाहिए। चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं आपके कितने बन सकते हैं। ठीक है, ओके अब हम देखते हैं कि वाटर रिलेशन क्या है सेल का। ठीक है, आपको ये पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है और वाटर सेल के अंदर एक सॉल्वेंट है, बाकी चीजें सोल्यूट हैं। ठीक है, और हर सेल के पास एक डिफाइंड वाटर क्वांटिटी है और उसकी सोल्यूट क्वांटिटी भी डिफाइंड है ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली मेंटेन करे। जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है वो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस क्या है, इसी वाटर और सोल्यूट के बैलेंस को, अब ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म इसको बैलेंस करते हैं। आगे मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। आपकी बुक में भी डायग्राम है, यू कैन सी दैट इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन वो जार्स के अंदर है, बीकर के अंदर है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली उन्होंने इसी चीज को, जब इन्होंने सर्कल बनाया है आपकी बुक में, उसको यहाँ पे इन्होंने सेल्स बनाए हुए हैं, वहां पे सिंपल एक सेल पड़ा हुआ है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब इसको बेसिकली टोनिसिटी कहते हैं कि वाटर के अकॉर्डिंग। अब आप देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। हाइपर किसे कहते हैं, वैसे किसे कहते हैं, इसकी से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व्ड सोल्यूट हैं वो ज्यादा होंगी सेल से। ठीक है, यहाँ आपके हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट भी कहा जाता है इसको और सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी इसी को कहा जाता है। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट आपके पास वो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहां पे आपके सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल के पर। अच्छा, अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये हैं कि किसी भी लिक्विड की मूवमेंट क्या है, वैसे भी मूवमेंट कैसे होती है।
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही होता है। तो एक जगह पे अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो उससे मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ये बात आपने अपने जहन में बिठा देनी है, ठीक है। अब आप एक दफा मैं इसको एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं आपको डायग्राम से भी इसको बता देती हूँ। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है? हाइपो का मतलब कम होता है। वो सोल्यूशन, वो इन्वायरमेंट अगर ऐसा है कि उसके अंदर सोल्यूट, सोल्ट, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है, सेल की जो सेल इटसेल्फ है उसकी कंसंट्रेशन, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर के हिस्से, ठीक है, वो हाइपोटोनिक है, ठीक है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब वाटर कम है, ठीक है। जहां पे मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, जहां पे सोल्यूट ज्यादा होगा उस जगह पे वाटर कम होगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, जहां पे वाटर ज्यादा होगा वहां पे सोल्यूट कम होगा। अब सेल पे क्या रिजल्ट हो रहा है वो मैं आपको जब बताऊंगी डायग्राम से, तो यू कैन सी दैट एज वेल, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। आइसोटोनिक का मतलब है कि जो भी सोल्यूट या वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर भी उतनी है, सेल के अंदर भी उतनी है, ठीक है। तो इसलिए वाटर ना बाहर मूव कर रहा है ना अंदर मूव कर रहा है, या जितना मूव कर भी रहा है वो इक्वल कर रहा है, नेट गेन नहीं। नेट गेन तब होता है जब इक्वल मूवमेंट ना हो। मूविंग ऑन टू द डायग्राम जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप देखें ये डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपर हमने इन्वायरमेंट की बात कर, ठीक है। हाइपर की बात कर रहे हैं, हाइपरटोनिक की। तो यहाँ पे क्या है? वाटर, हमारे पास हाइपरटोनिक, वाटर, वाटर की कंसंट्रेशन कम, सोल्यूट की ज्यादा है बाहर, ये इन्वायरमेंट है इसका, ठीक है। ये आपके बुक में इस तरह लाइन लगी हुई है, ये सेल है और ये इसका इन्वायरमेंट है, सोल्यूशन है जिसमें ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप ये समझें कि जब ये पर्पल डॉट्स लगा रहे हैं हम, दैट इज सोल्यूट, ठीक है। ये मैं पूरे पे नहीं लगाऊंगी, आप इसको समझ लें कि ये ऐसे है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या है? यूं है, ठीक है। इससे हमें सामने जाहिर है ये सारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। अब क्या होगा कि बाहर सोल्यूट ज्यादा है, अंदर कम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अंदर से जो पानी, बाहर की कंसंट्रेशन को नॉर्मल करने के लिए यहाँ वाला पानी बाहर आएगा ताकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ से वाटर बाहर मूव करेगा, ठीक है। वाटर जब बाहर मूव करेगा, क्या मूव कर रहा है? वाटर बाहर। एक चीज में से आप जब पानी निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? श्रिंक हो जाती है वो। इसलिए ये सेल एट द एंड श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि वाटर यहां से बाहर मूव कर गया है, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन्वायरमेंट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर सेल की निस्बत, सेल के अंदर कम है। तो जहां पे ज्यादा सोल्यूट है वहां पे पानी कम है, तो पानी क्या करेगा? अंदर से बाहर मूव करेगा। तो पानी जब अंदर से बाहर मूव करेगा, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो सेल के अंदर पानी कम हो जाएगा और वो श्रिंक कर जाएगा। अब हम देखते हैं आइसोटोनिक को। आइसोटोनिक में क्या है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। मैं सब में ड्रॉ नहीं करूंगी, यू कैन फिगर इट आउट, ठीक है।
मतलब ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन, जैसे जितना अंदर है उतना ही बाहर है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये नीचे ड्रॉ किया हुआ, आई डोंट नीड टू ड्रॉ इट, कि जितना पानी मूव इन कर रहा है सेल के उतना ही मूव आउट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या है कि जो सोलूट है उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम, ठीक है। 2-3 सेल में ड्रॉ कर रही हूँ मैं। अब क्या होगा, बाहर कम है तो वाटर बाहर ज्यादा हुआ। जब वाटर बाहर ज्यादा हुआ, यहाँ पे वाटर बाहर इन्वायरमेंट में ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, अंदर मूव करेगा। जब वाटर अंदर मूव करेगा तो नॉर्मल सेल क्या हो जाएगा, किसी चीज के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल बलून में भी पानी डाल दें तो वो उभर जाता है ना, फूल जाता है, तो वो क्या होगा, सेल्स आपके स्ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं समझ आता तो आप इसी वीडियो को दोबारा से देख लें, यू विल गेट इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक आप लोगों को इसकी स्पेशली आप लोग डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिएगा। मैं इसको भी आप इसको रोक के आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। राइट अप में लाजमी लिखें अपने पास सारे लेक्चर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास हर एक के पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू साथ साथ चेक करें, कुछ इसका क्लास में कोई क्वेश्चन है तो हम इंशाल्लाह लाइव सेशन या कमेंट्स में भी